गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने नया कंटेंट्स लेकर आए हैं। वो 5 कंटेंट्स लाते हैं, 4 कंटेंट्स इधर है, एक जीके का। तो आज 5 कंटेंट्स लाए हैं। पहला है भारत के इतिहास में विकृतियां कैसे आई। दूसरा है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से या थेलेस थ्योरम का एक्सरसाइज 26 बताएंगे। तीसरा है सच, जो चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता उस समय जब राजगद्दी पर वो बैठा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, तब उस समय क्यों नहीं मिलता है, क्या विकृतियां आई हैं, कैसे लिखा गया इतिहास। चौथा है कांग्रेस की स्थापना के बाद स्वतंत्रता आंदोलन का 4 चरणों में बांटा है। पहला चरण है 85 से लेकर 1905 तक, दूसरा चरण 1905 से 1919 तक, तीसरा चरण 1919 से 1929 तक और चौथा चरण 1929 से 1939 तक। यानी द्वितीय चरण में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और चतुर्थ चरण में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ये भी बताएंगे और ये बताएंगे कि ध्वनि का वेग हवा में कितना है, जल में कितना है, लोहा में कितना है, तांबा में कितना है, टंगस्टन में कितना है और रबर में कितना है, हाइड्रोजन में कितना है। ये बताएंगे उसका वेग प्रति सेकंड और कितना डिग्री सी तक। ये जीके में बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़कर मत जाइएगा, आपके लिए बड़ा ही फायदा सिद्ध होगा। तो हम चालू करते हैं। पहला कि भारत के इतिहास में विकृतियां कैसे आई। पहला, जो नोट्स तैयार किए हैं, संस्कृत भाषा यूनानी या चीनी भाषाओं से ही नहीं, संस्कृत भाषा से भी अंग्रेजी में अनुवाद करने में भारी भूल होती रही है। जैसे संस्कृत से अंग्रेजी में किए गए अनुवाद का एक भूल का उल्लेख पंडित भागवत दत्ता ने अपने भारतवर्ष का बृहद इतिहास भाग 2 पृष्ठ संख्या 316 के उस रूप में किया है। 18 शकों का काल पुराणों में शकों का राज्यकाल 380 वर्ष लिखा गया है। पॉजिटर ने इस लेख के अनुवाद में 183 वर्ष कर दिया। यह अनुवाद असंगत है। शक शिलालेखों और मुद्राओं से शकों का राज्यकाल 300 वर्षों से अधिक प्रमाणित होता है। दूसरा, इसी प्रकार से संस्कृत में लिखित विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय पाश्चात्य विद्वानों ने मौर्य वंश का राज्यकाल में 300 से 100 वर्ष बनाने की भूल कर दी। तीसरा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित विष्णु पुराण के संस्कृत पाठ में अब्द सप्त त्रिशंदुरम का हिंदी अनुवाद 173 पर कर दिया गया है। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित 14वां संस्करण संख्या 250 चतुर्थ अंश अध्याय 24 श्लोक 32 पृष्ठ 351, जबकि अन्य स्थानों पर इसे 317 या 137 वर्ष दिया गया है। वो भी गलत है। मोनियर विल्सन ने अपने संस्कृत अंग्रेजी कोश में कोची देख शब्द का अर्थ महाभारत कालीन का एक ग्राम बता दिया, जबकि वास्तव में वह देवी संहार नाटक के निम्नलिखित श्लोक को समझ नहीं सका। इंद्रप्रस्थम, दिक्प्रस्थम, जयंतम, वर्णावर्तम, चतुरो ब्राह्मण किंचिदेकम च पंचकम। माने कौरव और पांडव का युद्ध टालने के लिए श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 ग्राम ही देने को कहा था। 5 ग्रामों में इंद्रप्रस्थ, वृकप्रस्थ, जयंत और वर्णावर्त, इन 4 ग्रामों का तो नाम उन्होंने बिना दिए थे और 5वां कोई भी अन्य गांव देने को कहा था। संस्कृत शब्द कंचिदेक का अर्थ कोई सा एक होता है। मोनियर ने इंद्रप्रस्थ आदि नामों को देखकर उसे भी 1 ग्राम का नाम मान लिया। उक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि अनुवाद करते समय
छोटी छोटी गलतियों के कारण इतिहास में भयंकर भूलें हो जाती है और भारतीय इतिहास में ऐसा ही हुआ है। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे उन्होंने गलती प्रोजेक्टिव में कर दिया और कितना विद्वानों ने किया है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। और बार बार मैं मोदी से यह विनय करता हूं, आग्रह करता हूं कि विद्वानों का एक टीम बनाकर भारत का इतिहास का फिर से रिसर्च कराए और बढ़िया से स्वर्णिम इतिहास को लिखे, ताकि फिर भारत वही सोने का चिड़िया बन सके। अब हमारा दूसरा है कि टेलर्स थ्योरम का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का एक्सरसाइज 26 इन ए बी सी लेट त्रिभुज ABC let D be a point on BC such that BD beta BC is equal to AB beta AC. Prove that AB is the bisector of cone A. cone A का बाइसेक्टर ये को साबित करने के लिए कहता है। अब हम गिवन है कि A is ABC which B is a point on BC such that BD beta BC बराबर AB beta AC दिया हुआ है। प्रूव करना है कि AB is the bisector of cone A। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रोड्यूस BA to E such that A is equal to AC। A बराबर कुछ हो जाए, AC हो जाए, ज्वाइन EC को मिला दिए। अब है प्रूव करना है BD बटा BC बराबर A बटा AC गिवन है, इसलिए BD बटा BC बराबर AB बटा A, क्योंकि AC बराबर A है, AC बराबर A है, इसलिए DA समानांतर C बाय कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम। थेलस थ्योरम का उल्टा में कहा गया है कि यदि प्रोपोर्शनली बराबर हो जाए तब उस जो रेखाएं हैं समानांतर होती है, इसलिए DA समानांतर C। इसलिए कोण 2 is equal to कोण 3, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीग्रल एंगल इज इक्वल, एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए 2 is equal to 3 हो गया और 1 is equal to 4 हो गया। बहिष कोण सामने के अंतर कोण के बराबर होता है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब 3 हो जाता है, चूंकि ए बराबर AC बराबर से है, इसलिए बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है त्रिभुज में, इसलिए 3 is equal to 4 हो गया। अब इससे हमको 3 is equal to 4 है, इसलिए 1 is equal to 2 हो गया। 1 2 3 इक्वेशन से 1 is equal to 2 हो गया, इसलिए हेंस AB is बाइसेक्टर ऑफ कोण A। बड़ा ही आसान तरीके से प्रूफ होता है। हम आसान ही विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम अगला कंटेक्स्ट, सच चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता है एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो बड़ा ही अचंभा लगता है कि हिस्ट्री में कहीं ना कहीं गलती होते चला जा रहा है और हम उसको सुधार नहीं करेंगे तो मेरा स्वर्णिम इतिहास बिगड़ जाएगा। तो हम तीसरा चैप्टर में चलते हैं कि उनका चंद्रगुप्त के समय चाणक्य का क्यों उल्लेख मिला। भारतीय स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी अपने गुरु चाणक्य के प्रयत्नों के फलस्वरूप में मिली थी। वह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, महामंत्री और देश का राजनीति का धुरी था, लेकिन तत्कालीन यूनानी साहित्य में चाणक्य का कहीं भी किसी प्रकार का और कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। ये बड़ा ही विस्तृत विषय है, बड़ा ही विचारणीय विषय है। उक्त समसामयिक तथ्यों और यूनानी साहित्य के में उल्लेख न होने से यह संदेह होता है कि क्या ये वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इन महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख यूनानी साहित्य में क्यों नहीं किया गया है। इस पर न तो भारतीय सच और न ही यूनानी साहित्य सहित अन्य भारतीयोत्तर देशों के सच यह सिद्ध करने में समर्थ है कि विश्व विजय स्वप्न दृष्टा सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत पर आक्रमण किया था और सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य था। विशेषकर इसीलिए कि भारतीय पौराणिक आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य 320 ईस्वी पूर्व से काफी समय पूर्व अर्थात 1534 ईस्वी पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठा था और वही भारत का सम्राट बना था। दूसरे शब्दों में किसी भी आधार पर न तो सिकंदर के 327 ईस्वी पूर्व में हुए आक्रमण की और न ही चंद्रगुप्त मौर्य का 320 ईस्वी पूर्व में भारत के सम्राट बनने की बात की पुष्टि होती है। अतः यह भी मात्र एक भ्रांत
धारणा ही सिद्ध होती है, किंतु भारत के इतिहास की विकृति करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अगले एपिसोड में हम यूनानी साहित्य के अनुसार संडोकोटस ही संयुक्त था या नहीं था, इस पर बताएंगे। और बड़ा ही आपके लिए अच्छा विषय है, रिसर्च का विषय है, और सरकार को भी बार बार मैं आग्रह करता हूं कि इसको रिसर्च करे और अपना स्वर्णिम भारत का इतिहास फिर से सही ढंग से जितना हो सके उतना लिखा जाए, और उसमें जितना सपोर्ट बन सके। मेरे पास जो मैटर तैयार हो रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूं, उसको मैं फ्लैश कर रहा हूं, यूट्यूब के माध्यम से फैलाना चाहता हूं कि सभी लोग जाने कि क्या क्या मेरे इतिहास में गलतियां हुई है। हमारा जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। तो अगला चैप्टर है मेरा कांग्रेस की स्थापना के बाद स्वतंत्रता के बाद जो 4 चरणों में स्वतंत्रता संग्राम को मैंने बांटा है। आज 1985 से 1905 ईस्वी तक थोड़ा सा वर्णन करेंगे, जो आपको जीवन में बड़ा ही फायदा देगा। पहला, हमें बता दें कि 28 दिसंबर 1985 को बंबई के गोकुलदास तेज पास संस्कृत विद्यालय के प्रथम अधिवेशन हुआ। कांग्रेस की स्थापना के बाद 1947 के स्वतंत्रता संग्राम में हुआ अध्ययन 4 चरणों में किया जा सकता है। पहला है 1985 से 1905 तक, द्वितीय चरण है 1905 से 1919 तक, तृतीय चरण है 1919 से 1929 तक, और चतुर्थ चरण है 1929 से 1939 तक। यानी द्वितीय चरण में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और चतुर्थ चरण में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हम बताएंगे। अब हम चलते हैं प्रथम चरण की ओर। बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन के बाद कांग्रेस की शक्ति में लगातार वृद्धि होती गई। प्रारंभिक 20 वर्षों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया। चूंकि इन नेताओं पर ब्रिटिश उदारवाद का पूरा प्रभाव था, अतः ये उदारवाद कहलाए और इस युग को उदारवादी युग कहलाया। उदारवादी वैधानिक तरीकों से प्रतिवर्ष कांग्रेस का अधिवेशन में पारित मांगों को समाचार पत्रों एवं भाषणों के माध्यम से जनता के में प्रचारित करते थे। याचिकाओं एवं स्मरण पत्रों के विनम्र भाषा में लिखकर गृह सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। अपने उदारपूर्ण तरीकों से कांग्रेस के प्रति प्रतिवर्ष अधिवेशन का राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक शिक्षा तथा भारतीयों में संगठन की भावना उत्पन्न करने का कार्य किया। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित कराया, जिससे भारतीयों को पहले की अपेक्षा अधिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। कांग्रेस में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रह गई, किंतु अनेक विद्वानों ने उदारवादियों के कार्य पद्धति को कटु रचना भी की है। जो भी हो, इतना तो सत्य है कि उदारवादियों ने अपने तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति के हेतु संघर्ष किया। जो भी हो, उन्होंने प्रयत्न किया और अपना प्रयत्न में वे पीछे नहीं रहे। अब हम अगला चरण मेरा आता है कि हम कुछ जीके बता दें। तो ध्वनि का वेग तापक्रम के अनुसार वायु में 0 डिग्री सी पर 333.3 मीटर प्रति सेकंड है। हाइड्रोजन में H2O में 1286 मीटर प्रति सेकंड है 0 डिग्री सी पर, और 1450 यह H2O में जल में है। कहां है? जल में। 15 डिग्री सी पर 1450 है, और 3560 है कॉपर में, यानी तांबा में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 5000 है मीटर प्रति सेकंड है। 1 सेकंड में इतना मीटर जाएगा। और Fe में यानी लोहा में 20 डिग्री सी पर, और ग्रेनाइट में 20 डिग्री सी पर 6000 मीटर प्रति सेकंड है, और रबर में 54 मीटर प्रति सेकंड है 0 डिग्री सी पर। इस प्रकार जीके का भी तैयार करिए, आप याद रखिए, ताकि आपको परीक्षाओं में कंपटीशन में आपको सपोर्ट दे सके और आपके जीवन में फायदा हो सके। यदि मेरे पढ़ाने से आपके जीवन में जरा भी फायदा होता है तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा
और आपसे खुशी पूर्वक एक सब्सक्राइब करने का आग्रह करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर हम थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए हम यूट्यूब दिखाते हैं। देखिए यूट्यूब थोड़ा सा हाउ टू ऑपरेट अकील भी देख लीजिए। ये है सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड जिसकी मदद से किसी भी तरह की ट्रैक इस प्रकार आप देख सकते हैं ये सब। कोई भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और इसी प्रकार आपको ये भी सिखाने का बात करते हैं और इसमें थोड़ा सा हम और बताते हैं। आज इतना ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।